हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विजेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए पेडागोजी से संबंधित 30 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बार बार कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसीलिए आप इनको महत्वपूर्ण तरीके से देख लें और इनको हमेशा के लिए याद कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के प्रश्न प्रत्येक रीट एग्ज़ाम हो या सीटेट एग्ज़ाम हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको अच्छी तरह से देख लें। और ये नहीं देखा तो आपने क्या देखा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। देखिए, रीट एग्ज़ाम 2015 एग्ज़ाम है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट खंड सेक्शन फर्स्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें कुल 30 प्रश्न है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ये बताना है। डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना। तो देखिए, पहले तो आपको हम बता दें डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया, डिस्कूस्कुलिया, ये सारी चीज़ें डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है तो इसे हम बता दें अपठन संबंधी। पठन संबंधी जो समस्या होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अब पठन संबंधी यानी पठन संबंधी कोई भी जो समस्या है वो क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। ये पठन से संबंधित जो विकार होता है वो क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। तो अब डिसलेक्सिया के बारे में बताना है, कौन सी विशेषता नहीं है ये देखना है। ए, वाचन प्रसिद्धता, गति और बोध की समस्याएं। बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छिपे हुए शब्दों को सीखने या याद करने की कठिनाइयाँ। देखिए, डिसलेक्सिया यानी पठन से संबंधित समस्या मेरे प्यारे साथियों। तो अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, इसका आंसर भी पता चल रहा होगा। और नहीं तो देखिए, इसका आंसर जो होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होने वाला है। क्योंकि देखिए, वाचन प्रसिद्धता यानी पठन संबंधी गति और बोध की समस्याएं किस में आती हैं, डिसलेक्सिया में आती हैं। लिखने की धीमी गति ये भी इसके अंतर्गत आती है। छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर विशेषता नहीं पूछा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ये सशक्त जो अभिप्रेरणा होती है व्यक्ति की, वो सीखने का सबसे प्रभावशाली घटक माना जाता है। इससे बालक स्वस्थ रहता है। बी, ध्यान करता है। सी, शीघ्रता से सीखता है। डी, प्रसन्न रहता है। देखिए, अभिप्रेरणा से क्या है, जब बालक में अभिप्रेरणा होगी वो सीखने के लिए तत्पर होगा, अप्रेरित होगा, तो उससे क्या है, सीखना कैसा होगा, शीघ्रता से बालक सीख सकता है। तो सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही होने वाला है। क्योंकि अभिप्रेरणा, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का सबसे प्रभावशाली घटक है, क्योंकि इससे बालक शीघ्रता के साथ सीखता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी हस्तशिल्प, हाथ के कौशल की जो शिक्षा दी जाती है वो किन बालकों को दी जानी चाहिए। ए, मंदबुद्धि बालक। बी, पिछड़े बालकों को। सी, सामान्य बालकों को। डी, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो देखिए, हस्तशिल्प की जो शिक्षा दी जाती है मेरे प्यारे साथियों वो किन को दी जाती है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको हस्तकार्य में या हस्तकौशल में दक्ष किया जा सकता है और उनको अपना विकास करने का अवसर दिया जा सकता है। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए वाला जो आंसर है वो सही है यहाँ पर। बी, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कोई भी छात्र या विद्यार्थी चोरी करता है तो उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं ये बताना है। तो देखिए, ए, बालकों को पारितोषिक देकर यानी पुरस्कार दे करके, यानी चोरी करने पर अगर पुरस्कार देंगे तो उससे क्या चोरी करने की आदत बढ़ेगी, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, उसे आदत दूर करने की बात कही है। दूसरा, उदाहरण दे करके। तीसरा, ताड़ना दे करके यानी मारपीट करके। और डी, सजा दे करके। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शन है, सजा और ताड़ना, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि चोरी करने वाले की आदत को दूर करने के लिए प्रयास करने का क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो आंसर है वो उदाहरण देने चाहिए। क्या देने चाहिए, उदाहरण दे करके चोरी करने वाले छात्रों की आदत को दूर किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण प्रकट किए जाएँ कि चोरी करने से क्या हालत होती है बालकों की, या कोई भी चोरी करता है तो उसकी स्थिति आगे क्या होती है, उसको क्या सज़ा मिलती है।
या ऐसे उचित उदाहरण दिए जा सकते हैं जो पहले चोरी करते थे और उन्होंने आगे चलकर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, क्योंकि उनमें जो परिवर्तन आए, उनकी सोच बदली, सुधार हुए। इसीलिए इस प्रकार से उचित उदाहरण दे करके उनके चोरी करने की आदत को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। कहीं प्रतिभाशाली बालकों की अगर पहचान करनी है तो हमें इसके लिए सबसे अधिक महत्व किसको देना होगा? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो बताइए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। यानी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण किए जाते हैं उनके द्वारा बालकों ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, उसके कितने अंक आए, उसके आधार पर उनके बुद्धि परीक्षण को आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यानी किसी व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है तो उसको कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग या तरीका कौन सा होना चाहिए? ए विश्लेषण और निर्णय, बी रुकावट को दूर करना, सी दूसरों के लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, डी उदात्तीकरण। तो बताइए मेरे प्रिय साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष जो ढंग होता है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? उदात्तीकरण। यानी किसी व्यक्ति का अगर कोई तनाव उत्पन्न कर रखा है तो उसको उस तनाव से दूर करने के लिए किसी दूसरी दिशा में उसका ध्यान बांट देना चाहिए, उससे उस चीज़ से ध्यान पृथक्करण कर देना चाहिए, इसे कहते हैं उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009, 1 नवंबर 2010। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2010। भी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य, यानी जो कला शिक्षा विद्यालय में जोड़ी गई है पाठ्यक्रम में, उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो देखिए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, यानी व्यक्ति की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसकी प्रशंसा करना। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए कला शिक्षा, केवल ए और डी में, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करने के लिए कला शिक्षा को जोड़ा गया है और छात्रों का व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य विकसित हो सके, इसके लिए भी कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ा गया। और किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये एनसीईआरटी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बालकों की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? यानी ऐसी परीक्षा को क्या कहा जाएगा ये बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाएगा उसको? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होने वाला है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, यानी स्थायी होता है, यदि कितनी भी व्यक्तियों द्वारा उसको जांचा जाए परंतु वही परिणाम वही आए तो उस परीक्षा को क्या कहेंगे? यही कितने भी टीचर या अध्यापक उसका परीक्षण करें तो एक ही परिणाम निकल कर आए तो उसको कहेंगे क्या? विश्वसनीयता। क्या कहेंगे? बी, विश्वसनीयता। बी वाला आंसर है, ये सही हो जाएगा क्योंकि वह परीक्षण कैसा कहलाएगा? विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। खाली जगह में मापन की जो भूमिका है सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन करने में एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो कहलाएगा योगात्मक मूल्यांकन। मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, संपूर्ण महत्वपूर्ण अवलोकन दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, यह खाली जगह कहलाएगा। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं आप। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन है रीट 2015 में, इसको क्या किया था, डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इसमें यहाँ पूछा जाता उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो उसके बारे में आपको बता दें कि उपलब्धि परीक्षण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का उपलब्धि परीक्षण होता है। तो देखिए 2 प्रकार कौन से होते हैं, मानकीकृत परीक्षण और दूसरा है गैर मानकीकृत परीक्षण। तो ये 2 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यानी मांसपेशियों का विकास हो और पैरों का उचित उपयोग हो। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर मेरे प्यारे साथियों, ये छांटना है आपको। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, मांसपेशियों का विकास तो शक्ति और गति, पैरों का उचित उपयोग होगा तो गति होगी और मांसपेशियाँ विकसित होगी तो ताकत आएगी तो शक्ति आ जाएगी। तो डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेवी वाटसन। देखिए 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कहा था मेरे प्यारे साथियों क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था है ये बताएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता का काल यानी बालक स्वयं को अपने आप में ये समझने लगता है कि वह बड़ों की तरह कार्य कर सकता है, यानी परिपक्व होने लगता है, उसकी मांसपेशियाँ थोड़ी बहुत सुदृढ़ होने में ही लगती हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जब बालक स्वयं को बड़ों की भांति समझने लगता है, तो उसको कहा जाता है बाल्यावस्था। क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का जो समय कहा था वो कहा था रॉस। इसने कहा था, ये भी ध्यान रखना कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है या मिथ्या परिपक्वता का समय है, ये कहा था रॉस ने। किसने कहा था, रॉस ने। इसको भी याद रखना, दोनों घुमा के भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है और ये किसने कहा था, रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जो जीवन का जो आरंभ हुआ है वो किससे घटित है,
दो कोशीय, केवल एक कोशीय, कई कोशीय, कोई कोशीय नहीं। यानी मानव का जो जीव है, मानव एक कोशीय जीव में आता है या दो कोशीय में आता है या कई कोशीय में आता है, ये बताना है। ये साइंस वालों को तो खासकर पता ही होगा। देखिए वैसे मानव जो है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, केवल एक कोशीय जीव है। कैसा है? एक कोशीय। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन का जो आरंभ हुआ है मूलतः केवल एक कोशीय से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यानी शैशवावस्था होती है वो मानव जीवन की आधारशिला होती है। यही मानव जीवन की आधारशिला किसे कहा जाता है? आधारशिला, शैशवावस्था को मानव जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहा जाता है। तो आपको बताएं शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। यानी जब शैशवावस्था होती है तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरों पर निर्भरता, बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। सी नैतिकता का होना। डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए शैशवावस्था में बालक का विकास भी तीव्र गति से होता है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन उस समय बालकों में नैतिकता उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नैतिकता शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। और ये सभी किसकी विशेषताएं? शैशवावस्था की विशेषताएं मानी गई है। सी वाला आंसर यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतन क्या है? यानी चिंतन क्या? चिंतन आपको शब्द ही पता चला होगा। चिंतन यानी मन ही मन के अंदर विचार विमर्श करना, गहन अध्ययन करना। मन ही मन में किसी भी बात का चिंतन करना या विचार करना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर बताया चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, संप्रत्य अधिगम है। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चिंतन क्या है? तो चिंतन क्या है? व्यक्ति ने जो भी प्रतीक अपने उसके मस्तिष्क के अंदर स्थापित हुए, जो कुछ उसने देखा है, उन पर गहन अध्ययन करने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति क्या है? अपने प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए होता है अप्रत्यक्ष पथ? यानी ऐसा रास्ता जिसकी किसी को पता नहीं हो। समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए होगा? तो ये बताना है आंसर यहाँ पर। देखिए बच्चों के लिए, प्रौढ़ के लिए, चिड़ियों के लिए, पशुओं के लिए। तो देखिए यहाँ पर पशु भी नहीं होगा, चिड़िया भी नहीं होगी। अब आपको करना है अप्रत्यक्ष, यानी किसी के बारे में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, ऐसी समस्या उत्पन्न की जाए। तो बच्चों के लिए की जाएगी तो बच्चा उसके बारे में कोई भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसी समस्याओं का हल कौन कर सकता है? प्रौढ़ व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको इसके बारे में ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यही समस्या का जो अचानक समाधान होता है, व्यक्ति समस्या आने पर अचानक समस्या का समाधान कर लेता है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, डी अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अचानक कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो बालक में या व्यक्ति में कोई सूझ उत्पन्न हो जाए अचानक, तो उसको क्या कहेंगे? सूझ का सिद्धांत कहेंगे। बी जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलर ने। किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने, जो जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर बात करें प्रत्यक्ष या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ज्ञान का विकास, भाषा का विकास। तो देखिए यहाँ पर संवेदना की बात कर रहा है। संवेदना ज्ञान, व्यक्ति के अंदर जो संवेग होते हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भाषा नहीं आएगी, यहाँ शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा है,
अब आती है बात ध्यान का विकास और मानसिक विकास। तो देखिए ध्यान कोई है नहीं, कोई व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो संवेदना के बारे में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक विकास ए। और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या संवेदना ज्ञान का प्रथम प्रवेश द्वार है। प्रथम प्रवेश द्वार या पहली सीढ़ी, ये कहा था मेरे प्यारे साथियों, किसने कहा था? ये रूसो ने। किसने कहा था? इसको भी ध्यान रखना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या संवेदना ज्ञान का प्रवेश द्वार है, प्रथम प्रवेश द्वार है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है रूसो का। किसका कथन है? रूसो का। इसको भी याद रखना। कैसे भी पूछ सकता है पूछने वाला, यहाँ से क्वेश्चन को बदल के भी रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर, यानी व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, जो सिखाया जाता है, उसका सही स्तर कौन सा है ये बताना है। ए तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य आएगा, फिर ज्ञान प्राप्त करेगा बालक तथ्य को देख के, फिर सूचना प्राप्त करेगा, बोध भी हो जाएगा और प्रज्ञान भी हो जाएगा। बी तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना। सी तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। डी तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तो आपको इनमें सही क्रम बताना है। इनका क्या बताना है? सही क्रम देखना है। इसका कौन सा आंसर होगा इसका मेरे प्यारे साथियों? सही क्रम के अनुसार सीखने के सही स्तर है। सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सही क्रम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। क्यों? तथ्य सबसे पहले फैक्ट, तथ्य प्राप्त एकत्रित किए जाते हैं, उसके बाद सूचनाएं एकत्रित होती हैं, सूचना प्राप्त की जाती है, उसके बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, फिर व्यक्ति बोध करता है, उसको बोध हो जाता है और अंत में उसको प्रज्ञान, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। अब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता आदि से बालक या व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जाता है। यह सही है या गलत ये बताना है। हाँ, नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे साथियों ये कथन सही है या नहीं। तो देखिए उसने कहा है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम, यानी परिपक्वता आदि के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है क्या वो अधिगम है? ये कथन सही है या नहीं ये बताना है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। नहीं, ये कथन सही नहीं है कि अधिगम ये नहीं होता कि परिपक्वता आदि से व्यवहार में परिवर्तन हो वही अधिगम कहलाए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या। किसकी पूछी है? व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या। यानी कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कैटल ने व्यक्तित्वशील गुणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर उसके जो व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई वो कितनी है? 13, 15, 16, 14। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कैटल द्वारा व्यक्तित्वशील गुणों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर बता देते हैं। व्यक्तित्व के शील गुणों का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो किया था आलपोर्ट ने। किसने किया था? आलपोर्ट ने। लेकिन कैटल ने जो बताए 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली का प्रतिपादन किया था। तो सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कैटल ने व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई थी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कौन सा परीक्षण है? यानी मॉर्गन ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? स्याही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, मूल्यांकन मापनी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा विषय आत्मबोध परीक्षण। सी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। विषय आत्मबोध परीक्षण का प्रतिपादन मुरे ने किया था 1935 में। कब किया था?
1935 में, जिसे कहते हैं TAT, थीमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट, थीमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट, इसको कहा जाता है TAT, विषय आत्मबोध परीक्षण। तो इसका निर्माण किया था मुरे ने, और 1938 में इसने मॉर्गन के साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर, मॉर्गन के साथ मिलकर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया था 1938 में। इसे कहते हैं मुरे मॉर्गन अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना। आगे और बताते हैं आपके लिए इसमें। देखिए रोल्स सही जो धब्बे परीक्षण, उसके बारे में बता देते हैं आपको। रोड्सा शायद धब्बा जो परीक्षण है उसका प्रतिपादन किया था हरमन रोड्सा। किसने किया था? हरमन रोड्सा ने। हरमन रोड्सा ने इसका प्रतिपादन किया था 1921 में। कब किया था? 1921 में। इसमें शाही धब्बा परीक्षण है, 10 कार्ड लगे हुए शाही के धब्बों के युक्त कार्ड, कितने कार्ड थे? 10 कार्ड, जिन पर शाही के धब्बे लगे हुए होते थे, जिसमें 5 काले, 5 काले व सफ़ेद, 3 काले और 2 काले व सफ़ेद, इस प्रकार के कार्ड थे। तो 10 कार्ड रखे थे शाही धब्बा परीक्षण में, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, यही जो व्यक्ति की व्यावहारिक बुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाएगा? तो वो कहलाएगी, व्यावहारिक बुद्धि कहलाती है मेरे प्यारे साथियों मूर्त बुद्धि। क्या कहलाएगी? मूर्त बुद्धि। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रयायामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या, यानी बुद्धि का जो त्रयायामी सिद्धांत है उसके बारे में बता दें। वो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था प्यारे साथियों? गिलफोर्ड ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने व्यक्ति के मानसिक विकास के 3 स्तर यानी 3 क्रियाएं बताई थी, उसके आधार पर ही इसको त्रयायामी सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के 3 कारक बताए और तीनों कारकों को संख्या बताई है उसने, कितनी बताई ये बताना है पहले। तो उससे पहले ये भी देख लेते हैं जो कारक बताए थे 3 कौन कौन से थे। वो थे विषय वस्तु या सामग्री, कह दो इसे, विषय वस्तु, सामग्री, फिर आती है संक्रिया और उत्पाद, तीसरा था उत्पाद। तो ये 3 कारक बताए थे बुद्धि के उसने। अब उनकी संख्या पूछी है उसने, यहाँ ज्ञान के कितने स्तर बताए? 3 स्तर थे, विषय वस्तु या सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। कितने बताए? गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रयायामी सिद्धांत में। अब इनकी संख्या क्या है तो ये देखते हैं। तो देखिए इनकी जो संख्या बताई थी उन्होंने, वो कितनी बताई? देखिए A 90, 110, 135, 120। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। कारकों की संख्या कितनी बताई थी? 120। 4 गुणा 5 गुणा 6, इस प्रकार से इन्होंने बताए थे। संक्रिया 4, विषय वस्तु 5 और उत्पाद 6, इस प्रकार से इनका गुणा करके 5 चौक 20, बिछेंगी 120, कुल मिलाकर के 120 है। बाद में इसने अपने परिवर्तन में इसको बढ़ा दिया था और वो कर दिया था 6, 5, 6, और इससे हो जाती है इनकी संख्या 180। ये बाद में संशोधन किया था इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो गया कौन सा है हमारे प्यारे साथियों? देखिए वो आंसर होगा, वो है हमारा 120। पहला क्वेश्चन है, परिवेश की विषय वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है।
परिवेश या वातावरण की जो विषय वस्तु होती है जिसे प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी प्राप्त करना चाहता है उसको क्या कहेंगे? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसको? परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाएगी, यानी कोई भी वस्तु जो जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे कहेंगे प्रेरक। क्या कहेंगे? प्रेरक। ऐसी वस्तु जो व्यक्ति को प्रेरित करे तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरक कहेंगे। बी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, यानी जब व्यक्तिगत भेद किया जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? विचलनशीलता पाई जाती है, प्रतिमानता पाई जाती है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? व्यक्तिगत भेद में क्या होता है? विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता भी होती है। तो सी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है इसका। रीट 2015 का जो सीटेट एग्जाम आया है उसमें बाल विकास से का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो देखिए 30वां प्रश्न आता है, मेरिडीथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन बालकों के परिवारों के बालक खाली जगह होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। यानी ऐसे परिवार जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं तो उनके बालक कैसे होंगे? कम स्वस्थ और विकसित होंगे। तो देखिए कम स्वस्थ और विकसित नहीं होंगे, ये गलत है। अधिक स्वस्थ और विकसित होंगे, अधिक स्वस्थ और कम विकसित होंगे, तो ये भी गलत है। स्वस्थ नहीं होंगे पर विकसित, ये गलत है। तो बी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक स्वस्थ होंगे और विकसित भी होंगे, उनका विकास भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसीलिए मेरिडीथ का ये कथन कि अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अत्यधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो बी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।